हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए वर्धमान डागा। ध्यान देना सर, जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट है सर, ठीक है। मैंने आपको इनकम टैक्स के पूरे क्वेश्चंस करवाए। कितने करवाए? 56। जीएसटी में अपन करेंगे 66 क्वेश्चंस। बहुत अच्छी प्रैक्टिस। अमेंडमेंट कवर करवा दूंगा, रिवाइज हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से रिलेट करके बता दूंगा। सब मेरी जिम्मेदारी। और ये पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे भाई, प्लीज प्लीज हड़बड़ाना नहीं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ड्राइव में भी डाल दूंगा, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तुरंत मैसेज कर देते हैं, सर पीडीएफ 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 मिल जाएगा। भाई कहाँ लेके जाऊंगा मैं पीडीएफ? ये आप ही लोगों के लिए तो बनाया हो ना, मिल जाएगा। चालू करते हैं सप्लाई चैप्टर से। इसके बाद पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। एक एक चैप्टर वाइज वीडियो में डाल दूंगा और लास्ट में कंबाइन कर दूंगा, जैसे मैंने इनकम टैक्स में किया था सर, ठीक है। तो मेरे साथ बैठ के क्वेश्चंस करो। बड़े प्यारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, मेरे को लगता है कुछ तो अच्छे हैं जो अमेंडमेंट बेस्ड है, आ सकते हैं सर। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो इसी से रिलेटेड एक सर्कुलर आया सर, ठीक है। एक लेटेस्ट सर्कुलर है, पता नहीं कितने स्टूडेंट को ध्यान है, नहीं है सर, जहां पर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स अगर होल्ड करती है, परचेस करती है, सेल करती है, तो बात यह आई कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर्स को परचेस, सेल या होल्ड करती है तो क्या उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर माना जाएगा? सॉरी सॉरी, उस ट्रांजैक्शन को क्या सप्लाई माना जाएगा और क्या उस पर जीएसटी हो गया? ट्रांसफर इसलिए आया याद क्योंकि कैपिटल गेन चल रहा था, ठीक है। तो सर क्या उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा और क्या उस पर जीएसटी आएगा? तो बहुत सिंपल एक सर्कुलर है, लेटेस्ट सर्कुलर है। मैंने बहुत अच्छे से सर्कुलर की एक वीडियोस निकाली है सर, जिसमें स्पेशली सर्कुलर्स को एक्सप्लेन किया है और उसमें मैंने बताया सर, ठीक है। तो सर सर्कुलर की कहानी है और उस सर्कुलर में ये लिखा था सर, पहली बात तो ये सिक्योरिटीज बाहर है गुड्स की डेफिनेशन से, ठीक है। तो जब गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर है तो भैया जी उसके टैक्सेबिलिटी की बात ही क्यों कर रहे हो? उसके टैक्सेबिलिटी की बात ही क्यों हो रही है? सर हमें एग्जाम में क्या याद रखना है? एकदम सिंपल याद रखना है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अगर शेयर्स ट्रांसफर करती है, शेयर्स खरीदती बेचती है, तो सर एकदम सिंपल सी बात है सर, सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। और बाहर है तो टैक्सेबिलिटी की बात ही ना सोचें। समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? ये चीज का ध्यान रखना। इस सर्कुलर से रिलेटेड ये सिंपल सा पॉइंट है। मेरे को चांसेस कम लगते इसके एग्जाम में आने के, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। हर एक स्टूडेंट ये सोच लेगा सर शेयर सिक्योरिटीज बाहर है सर, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, तो सर टैक्सेबिलिटी की बात ही कहाँ हो रही है, सप्लाई ही कहाँ होगा सर, तो फिर वो जीएसटी की बात ही कहाँ आएगी सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द कॉमोडिटीज दैट हैज बीन केप्ट आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी? किसको हम जीएसटी के बाहर रखे सर? याद है सर? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 नोटिफाइड गुड्स जिनको अभी तक जीएसटी में नोटिफाई नहीं किए सर। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कॉमोडिटीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। भाई दारू तो पूरी बाहर है, उससे तो बात ही ना करो सर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बट सर पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब के लिए हमने ये बोला था सर कि सर ये अभी तक नोटिफाइड नहीं है, जिस दिन नोटिफाई हो जाएंगे इन लोग भी जीएसटी में इंक्लूड हो जाएंगे। अभी जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है, अभी तो सर इन सब चीजों में पुराने टैक्सेस ही लग रहे हैं जो कि वेट और एक्साइज होता है। आई बात याद? और नेक्स्ट देखो सर, अंडर जीएसटी लॉ टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी इन इंडिया आर पेबल बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। वेरी नाइस सर। एक्सेप्शन क्या है? पहले तो ये मुझे आरसीएम याद दिला रहा है सर। और एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से सिंपल समझा देता हूं सर, गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज अगर किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है और अगर वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है तो उस केस में सर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, एकदम सिंपल। उसके बाद हमने बोला था सर 4 एक्सेप्शन है सर। पहला था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर, दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सर। याद आ रही है कहानी सर? यही तो पॉइंट्स थे सर। अगला सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसेंट्स ऑफ द पोर्ट, पोर्ट के आसपास का एरिया सर, या एयरपोर्ट के आसपास का एरिया। फिर है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर सर, ये सब में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता सर। सर आरसीएम नहीं होता टैक्सेबल भी नहीं है? मैंने ऐसा कब बोला? आरसीएम नहीं है मतलब टैक्सेबल नहीं है सर। ये सब चीजें फॉरवर्ड चार्ज में जाती है सर।
ये सब चीजें फॉरवर्ड चार्ज में जाती है। बट सर ये वाला पॉइंट को ना थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना कि सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, वहां पर लिखा हुआ है सर अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो ये एंट्री नंबर 5 है, इसके जस्ट नीचे सर 5 है। मेरे कॉम्पैक्ट का मैं बता रहा हूं, बाकी सबका अपना अपना होगा। मेरे कॉम्पैक्ट में 5 है सर, जहां पर गवर्नमेंट ने अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग की सर्विसेज दी है तो उस केस में सर आरसीएम एप्लीकेबल होता है सर। प्लीज ध्यान दीजिएगा सर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सर, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको रिकॉल कराया सर। और देखो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7, क्या ये सप्लाई है कि नहीं है देखते सर। रीड विथ शेड्यूल 1 देख लेते। रिमझिम मैन्युफैक्चरर्स हैज अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई, ठीक है। बोथ द एस्टैब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट। Finished goods are sent from factory in Delhi to the Mumbai port without consideration so that the same can be sold from the depot. हमने बोला था सर, हम ना सेक्शन पहले तो शेड्यूल 1 के अंदर हम सर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं सर। और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में हमने बोला था सर कि अगर कोई भी पर्सन जिसके 2 एस्टैब्लिशमेंट हो, 2 अलग स्टेट्स में हो, तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, सेपरेट रजिस्टर माना जाएगा, और उनके बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो और अगर भले ही कंसिडरेशन ना हो बट वो शेड्यूल 1 में कवर होगा और उसे सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी होगा। इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे स्टूडेंट्स के डाउट थे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा, सर मान लो अगर एक पर्सन का 2 एस्टेब्लिशमेंट एक ही स्टेट के अंदर हो और आपस में सप्लाई कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, तो सर क्या वो सप्लाई माना जाएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज का ध्यान रखना, ये एक स्टूडेंट का डाउट था, इसलिए मैंने ये डाउट भी ले लिया स्टूडेंट का। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखो सर, मोहन इज एन, अच्छा मतलब ये सप्लाई है ना, ठीक है। मोहन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, हिज ब्रदर इज सेटल्ड इन लंदन। ब्रदर इज अ वेल नोन लॉयर। भाई वेल नोन लॉयर है सर, छोटा मोटा आदमी भी नहीं है। मोहन has taken a legal advice from him free of cost with regard to his family dispute। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है सर, ऐसे याद रखना सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कंसिडरेशन है तो सोचो ही मत, चाहे आपके बिजनेस से रिलेट करे ना करे, जीएसटी है, उसको सप्लाई माना जाता है, उस पर जीएसटी है सर, ठीक है। अगर कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, तब आप ये चेक करना स्टार्ट करो, सर क्या रिलेटेड पर्सन इंपोर्ट कर रहा है? सर ब्रदर है सर रिलेटेड में क्या ब्रदर आ जाता है? थोड़ा सा याद दिलाता हूं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, ठीक है। ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन मी, वो रिलेटेड में आते हैं। ये मेरा भाई तो वेल नोन लॉयर है सर, ये कहां से डिपेंडेंट रिलेटेड की डेफिनेशन में आया? रिलेटेड की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा सर, ये पहली चीज। दूसरा, हमने इससे फ्री ऑफ कॉस्ट मंगाया एंड फॉर इज रिलेटेड टू फैमिली डिस्प्यूट। फैमिली डिस्प्यूट सर बिजनेस पर्पस भी नहीं है सर, वहां लिखा हुआ था रिलेटेड पर्सन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सर। मेरे कॉम्पैक्ट का मैं बता रहा हूं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सर, तो ये तो दोनों बातें होनी चाहिए थी सर, ये रिलेटेड में ही नहीं है, तो सर इन द कोर्स और फर्दरेंस की तो बात ही नहीं आती सर। क्या ये सप्लाई है? नो सर, ये सप्लाई नहीं है, तो इस पे जीएसटी नहीं है सर। आई बात समझ, बैठा दिमाग में? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर अ डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर without quid pro quo, an important feature as defined in section 231 of the CGST Act। सर क्विड प्रो क्यू याद है ना सर, बचपन में पढ़ते थे सर, समथिंग इन रिटर्न, याद आया? फाउंडेशन, ठीक है सर। हमने क्या पढ़ा था सर डोनेशन से रिलेटेड? सर अगर कोई पर्सन डोनेट कर रहा है तो डोनेशंस में सप्लाई नहीं होता, उस पर जीएसटी नहीं होता सर, पहली कहानी। दूसरा सर, जो डोनेशन हो रहा है सर वो चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए सर, फिलेंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए सर, कमर्शियल गेन नहीं होना चाहिए, कमर्शियल मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए सर। अगर वो पर्पस दिखा, अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, कमर्शियल जा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सरकार बोली, उस केस में वो टैक्सेबल हो जाता है। समझ आया? क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं।
डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अभी तो इतना अच्छे से समझाया सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पूरा समझाया, ये वही चीज लिखी हुई है। आई होप उसे आप देख सकते हो। एक स्टूडेंट बोलता है सर जीएसटी में थ्योरी में आंसर्स कैसे लिखना चाहिए। सर जीएसटी में ये जैसे मैंने आपको सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइड किए ना सर, इसी पैटर्न में अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, बहुत हेल्प। आई होप समझ आया होगा। ये हमने सप्लाई चैप्टर तो कंप्लीट किया, अब ऐसे ही आगे के चैप्टर्स भी कवर अप करूंगा मैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।